द्वितीय विश्व युद्ध ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी भट्टी थी जिसने पूरी वैश्विक व्यवस्था को पिघलाकर एक नया ही आकार दे दिया। जरा इस आंकड़े को देखिए, 8.5 करोड़। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। इतने लोगों की जानें गई थीं। ये हमें याद दिलाता है कि आगे जो कुछ भी हुआ उसमें दांव पर कितना कुछ लगा था। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास की सबसे खूनी जंग ने आखिर उस दुनिया को कैसे गढ़ा जिसमें आज हम सब जी रहे हैं। चलिए इस पूरे विश्लेषण में इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? हैरानी की बात है कि दूसरे विश्व युद्ध की जड़ें असल में पहले विश्व युद्ध को खत्म करने वाली शांति संधि में ही छिपी हुई थी। अब ये जो वर्साई की संधि थी, इसका मकसद तो था कि जर्मनी दोबारा कभी सिर न उठा सके, लेकिन ये इतनी सख्त और अपमानजनक थी कि इसने शांति नहीं बल्कि बदले की भावना को जन्म दिया। सोचिए, एक पूरे देश पर इतना भारी हर्जाना लगा दिया गया कि उसकी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई, और ऊपर से वो युद्ध अपराध बोध का ठप्पा। इसने जर्मनी के लोगों में एक गहरी नाराजगी भर दी। तो देखिए, ये किसी एक वजह का नतीजा नहीं था, ये कई चीज़ों का एक साथ होना था। एक तरफ लीग ऑफ नेशंस था जो बिल्कुल बेअसर था। अमेरिका जैसे बड़े देश उसका हिस्सा ही नहीं थे। फिर आई 1929 की महामंदी, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। और जब लोग परेशान होते हैं तो उग्रवादी विचारधाराओं को पनपने का मौका मिल जाता है। इसी का फायदा उठाया इटली, जर्मनी और जापान के तानाशाहों ने। पहले विश्व युद्ध की तबाही, वो मंजर अभी भी सबकी जहन में ताज़ा था। कोई भी देश दोबारा वो सब नहीं देखना चाहता था। और इसी डर से पैदा हुई तुष्टीकरण की नीति, मतलब हिटलर को थोड़ी बहुत रियायतें देकर शांत रखने की कोशिश। पर यह बहुत बड़ी भूल साबित हुई। हर रियायत ने हिटलर की भूख को कम नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और फिर एक के बाद एक घटनाएं होने लगीं। इस टाइमलाइन को देखिए। 1935 में जर्मनी ने हथियार बनाना शुरू किया, संधि का खुला उल्लंघन। फिर राइनलैंड पर कब्जा, फिर ऑस्ट्रिया, फिर चेकोस्लोवाकिया। हर बार पश्चिमी देश चुप रहे, सोचते रहे कि शायद अब हिटलर रुक जाएगा, पर वो रुका नहीं। ये एक एक करके गिरते डोमिनोज की तरह था, जो सीधे युद्ध की तरफ जा रहा था। और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नाजी जर्मनी और सोवियत संघ, दो ऐसे दुश्मन जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, उन्होंने हाथ मिला लिया। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। इस समझौते ने हिटलर को सबसे बड़े डर, यानी 2 मोर्चों पर जंग के डर से आज़ाद कर दिया। अब उसे पोलैंड पर हमला करने से कोई नहीं रोक सकता था। तो जब जंग छिड़ ही गई तो एक अजीब सा गठबंधन बना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना? अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देश और स्टालिन का कम्युनिस्ट सोवियत संघ, ये सब एक साथ आए। और इनका मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं था, बल्कि ये भी तय करना था कि जंग के बाद की दुनिया कैसी होगी। शुरू में ही एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया गया। पहले जर्मनी की रणनीति, मतलब सारी ताकत लगाकर पहले हिटलर को हराना है, उसके बाद जापान से निपटा जाएगा। इसी एक फैसले ने पूरे युद्ध का रुख तय कर दिया कि कहाँ सबसे ज्यादा सैनिक भेजे जाएंगे, कहाँ सबसे ज्यादा संसाधन लगेंगे। ये बिना शर्त आत्मसमर्पण वाली बात सिर्फ एक सैन्य मांग नहीं थी, इसके पीछे गहरी राजनीति थी। स्टालिन को हमेशा ये शक रहता था कि पश्चिमी देश कहीं हिटलर से अलग से कोई समझौता न कर लें। तो ये ऐलान एक तरह से स्टालिन को गारंटी देने जैसा था कि हम सब इस लड़ाई में आखिर तक साथ हैं। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। तेहरान में पहली बार दुनिया के 3 सबसे ताकतवर नेता, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, एक मेज पर एक साथ बैठे। ये मित्र देशों की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक था। यहीं पर जर्मनी को हराने के फाइनल प्लान की नींव रखी गई। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये लोग एक ही वक्त में 2 लड़ाइयां लड़ रहे थे, एक मैदान में हथियारों से और दूसरी मेज पर भविष्य की दुनिया के नक्शे को लेकर। डी-डे की प्लानिंग हो रही थी, तो साथ ही ये भी तय हो रहा था कि जंग के बाद पोलैंड का क्या होगा, या एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसा दिखेगा। जैसे जैसे जीत साफ नजर आने लगी, बातचीत का मुद्दा भी बदलने लगा। अब फोकस जंग की प्लानिंग से हटकर जंग के बाद की दुनिया बनाने पर आ गया, एक ऐसी दुनिया जो दोबारा इस तरह की तबाही ना देखे। सबको याद था कि पहली जंग के बाद जो आर्थिक बदहाली आई थी, उसी ने हिटलर को सत्ता में आने में मदद की थी। कोई भी वो गलती दोहराना नहीं चाहता था। इसीलिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम बनाया गया,
एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हों ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। अब बात करते हैं याल्टा सम्मेलन की। ये शायद सबसे अहम और सबसे विवादित बैठक थी। यूरोप में जीत बस कुछ ही हफ्तों दूर थी और इन 3 नेताओं के हाथ में पूरे महाद्वीप का भविष्य था। यहाँ जो फैसले लिए गए उनका असर आज तक महसूस किया जाता है। तो यहाँ बड़े बड़े फैसले हुए। जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा, यूनाइटेड नेशंस का फाइनल स्ट्रक्चर तय हुआ। लेकिन यहीं पर भविष्य के टकराव के बीज भी बो दिए गए, खासकर पोलैंड को लेकर। वादा तो हुआ था आज़ाद चुनावों का, लेकिन असल में उसे सोवियत संघ के हवाले कर दिया गया। यहीं से पश्चिम और सोवियत संघ के बीच अविश्वास की खाई गहरी होनी शुरू हो गई। और याल्टा के कुछ ही महीनों बाद पोट्सडैम में जब ये नेता दोबारा मिले तो सब कुछ बदल चुका था। रूजवेल्ट नहीं रहे, उनकी जगह ट्रूमन आ गए थे, जो स्टालिन पर जरा भी भरोसा नहीं करते थे। साझा दुश्मन यानी जर्मनी हार चुका था और अमेरिका के पास परमाणु बम था। जंग के दौरान की दोस्ती अब खत्म हो रही थी और एक नई दुश्मनी की आहट साफ सुनाई दे रही थी। तो आखिर में हम कह क्या सकते हैं, इस पूरी जंग और इन बैठकों की विरासत क्या है? जवाब, जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, बहुत पेचीदा है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है। ये स्लाइड इस विरोधाभास को साफ दिखाती है। एक तरफ उम्मीद थी यूनाइटेड नेशंस की, जो दुनिया में शांति लाएगा, और दूसरी तरफ हकीकत थी यूरोप की बीचों बीच खिंचती आयरन कर्टन यानी लोहे की दीवार की। वादा था देशों की आज़ादी का, पर सच ये था कि पूरा पूर्वी यूरोप सोवियत कब्जे में चला गया। उम्मीद थी सहयोग की, पर मिला शीत युद्ध और परमाणु हथियारों का खौफ। लेकिन कहानी सिर्फ नाकामी की नहीं है। ये भी मानना पड़ेगा कि इतने मतभेदों के बावजूद इन बैठकों ने कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जो आज भी काम कर रही हैं। यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब उसी दौर की देन है और आज भी ग्लोबल सिस्टम का एक अहम हिस्सा हैं। तो हम आखिर में इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। फासीवाद को तो हरा दिया गया, एक नई दुनिया की नींव भी रखी गई, लेकिन किस कीमत पर? क्या जीत की कीमत एक आधी सदी तक चलने वाला शीत युद्ध थी, एक बंटी हुई दुनिया और परमाणु तबाही का साया? ये एक ऐसी विरासत है जिससे दुनिया आज भी जूझ रही है।